नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए शुरू करते हैं। कल भूगोल के बारे में चर्चा हुई थी, आज उसके आगे देखते हैं। आज की टॉपिक है भूगोल की विभिन्न शाखाएं। भूगोल की कौन कौन सी शाखा हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी। ठीक, आइए शुरू करते हैं। जिसमें है भूगोल की प्राचीन शाखाएं। सबसे पहले है भूगोल की प्राचीन शाखाएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी। ठीक, अब इसमें क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, आरंभ में भूगोल विषय 5 भागों में विभाजित था। प्राचीन काल में भूगोल 5 भागों में विभाजित था। कौन कौन से भाग थे, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिसमें पहला था खगोली। ठीक, सबसे पहला था खगोली भूगोल। अब खगोली भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता था इसके बारे में देखते हैं। इसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा से संबंध, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन और रात आदि का अध्ययन किया जाता था। खगोली भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा से संबंध यानी संबंधित चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन और रात आदि का अध्ययन किया जाता था। ठीक, किसके अंतर्गत? खगोली भूगोल के अंतर्गत। और आज भी अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, सूर्य का अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का अध्ययन किया जाता है। दिन रात कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये हो गया खगोली भूगोल। दूसरा था यात्रा भूगोल। ठीक, अब दूसरा यात्रा भूगोल था। अब इसके अंतर्गत क्या था, आइए इसको भी देखते हैं। दूसरा यात्रा भूगोल। ठीक, यात्रा भूगोल के अंतर क्या था? प्रारंभिक दिनों में अनेक यात्राएं की जाती थी। ये यात्राएं व्यापार, दूसरे देशों के संबंध में जानकारी तथा साम्राज्य के विस्तार के लिए की जाती थी। जो यात्रा भूगोल था इसके अंतर्गत में क्या होता था कि इसके अंतर्गत में जो यात्राएं होती थी उसके बारे में अध्ययन किया जाता था। जो एक दूसरे देशों से व्यापार होता था उसके बारे में अध्ययन किया जाता था। ठीक, और उसके साम्राज्य का विस्तार ये भी देखा जाता था। ये सब किसके अंतर्गत आता था? ये सब यात्रा भूगोल के अंतर्गत आता था। ठीक, तीसरा है संसाधन भूगोल। ठीक, अब संसाधन भूगोल के अंतर्गत क्या था, आइए संसाधन भूगोल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, संसाधन भूगोल के अंतर्गत क्या था? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर रहा है। ठीक, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर रहा है। खनिज पदार्थ की खोज, उत्तम चारागाह, कृषि प्रदेश की खोज। मानव प्रारंभ से ही जागरूक रहा। संसाधन भूगोल के अंतर्गत ये सब चीज़ आता था। कौन कौन? कि जो भी उसकी आवश्यकताएं थी वो सब की
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, जिसमें उसको संसाधन के लिए जो कुछ भी चाहिए था उसका उपयोग करता था। ठीक, खनिज पदार्थ की खोज करता था, पशुपालन जब करता था, पशुपालन, ठीक, तो उसे चारा घास चाहिए, ठीक, पशुओं के लिए उसकी खोज करता था। अपने भूख को मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए उसको कृषि करनी पड़ती थी, ठीक, खेती बाड़ी, ठीक, फसल उगाता था। इस सब के बारे में, जो भी इस सब के बारे में खोज करता था वो सब संसाधन भूगोल के अंतर्गत आते थे। ठीक, ये सब प्राचीन का है। अगला था मानचित्रांकन। ठीक, अब मानचित्रांकन क्या है? मानचित्रांकन के अंतर्गत क्या आता था? देखिए, प्राचीन काल में मनुष्यों ने अपनी यात्राओं, संसाधनों की खोज आदि के लिए विश्व मानचित्रों का निर्माण किया था। जैसे उसको यात्रा करना होता था एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, हाँ, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, अब दूसरे देश या तो घूमने जाए या तो फिर व्यापार के लिए जाए, ठीक, या तो फिर व्यापार के लिए जाए, या फिर जो है किसी संसाधन की खोज के लिए जाए। इस सब का अध्ययन मानचित्रांकन के अंतर्गत किया जाता था। अच्छा, मानचित्र का सर्वप्रथम मानचित्र कौन तैयार किया था? तो टालमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र तैयार किया था। ठीक, और ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मानचित्र कौन बनाया था? तो सर्वप्रथम विश्व मानचित्र टालमी ने बनाया था। ठीक, ये टालमी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। अगला पांचवा क्या था? पांचवा है गणितीय भूगोल। ठीक, पांचवा है गणितीय भूगोल। अब गणितीय भूगोल के अंतर्गत क्या आता था? अरब और मिस्र में गणितीय भूगोल का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत स्थानों की दूरी, दिन और रात की अवधि, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं आदि का अध्ययन गणितीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता था। गणितीय भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता था? स्थानों की दूरी, दिन और रात की अवधि, ठीक, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं आदि का अध्ययन किया जाता था। जिसे अब दिन और रात की अवधि की बात करें तो ध्रुवों पर 12 घंटे का विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक, दिन और रात का इससे पता लगाया जाता है इसी गणितीय भूगोल के अंतर्गत। अब बात करें अक्षांश और देशांतर की, तो ये पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व दिशा में लाइन खींची जाती है तो इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, इसे अक्षांश कहते हैं। ठीक, अक्षांशों की संख्या की बात करें तो कहीं कहीं आपको 181 मिलेगी और कहीं कहीं
79 मिलेगा। ठीक, अगर देशांतर की देखें तो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती हैं ग्लोब पर, ठीक, इस तरह से इसे देशांतर बोलते हैं। इसे देशांतरों की संख्या की बात करें तो 360, 180 इधर होती है और 180 इधर होती है। ठीक, अक्षांश और देशांतर का इसी गणितीय भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। ठीक, ये हो गई, ये तो हो गया गणितीय भूगोल। ये 5 जो हैं ये प्राचीन काल के हैं। प्राचीन काल में जो है भूगोल को 5 भागों में बांटा गया था। आइए अब देखते हैं भूगोल की वर्तमान शाखा। अब वर्तमान शाखा क्या है भूगोल की, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भूगोल की वर्तमान शाखा, मॉडर्न ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी। वर्तमान में इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक, कौन कौन? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसकी 2 शाखाएं हैं वर्तमान में, कौन कौन? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अच्छा, अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी बहुत आते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत भी। तो अब जब जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, अभी उप शाखाएँ हो गई, तो ये भौतिक भूगोल की उप शाखाएँ। अब उप शाखाओं में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए दिखाते हैं, जिसमें पहला है गणितीय भूगोल। ठीक, ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में पहला है गणितीय भूगोल। ठीक, अब गणितीय भूगोल के अंतर्गत क्या आता है? इसमें पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी के विस्तार, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी के ग्रही संबंध आदि की दूरियों एवं तथ्यात्मक स्थिति की गणना की जाती है। भूगणितीय भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी के विस्तार, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी के ग्रही संबंध आदि दूरियों एवं तथ्यात्मक स्थितियों की गणना की जाती है भूगणितीय भूगोल के अंतर्गत। ठीक, और इसमें अगला क्या है? अगला है स्थलाकृति भूगोल। अब स्थलाकृति भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में देख लेते हैं। भूगणितीय भूगोल के बारे में तो देख लिए, अगला है स्थलाकृति। तो अब स्थलाकृति के अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए। धरातल के विभिन्न स्थल रूपों का अध्ययन, भू आकृति विज्ञान स्थलाकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अब जहाँ विज्ञान की बात है, विज्ञान, तो भू आकृति भूगोल भी आप बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि भूगोल विज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक, तो इसे आप भूगोल भी बोल सकते हैं। ठीक, अब स्थलाकृति भूगोल के अंतर्गत धरातल के विभिन्न स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है, भू आकृति स्थलाकृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये सब हो। स्थलाकृति में अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें जो भी स्थलाकृतियाँ हमारे पृथ्वी पर हैं, उस सब का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला है जलवायु भूगोल। ठीक, अच्छा, जलवायु भूगोल के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत ताप, वर्षा, नमी, वायु वेग, वायुदाब तथा वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। अच्छा,
जलवायु भूगोल और इसी में एक आता है ऋतु भूगोल। ठीक, ऋतु भूगोल ये दोनों एक ही हैं। ठीक, दोनों एक ही में आता है। इन दोनों के अंतर्गत ताप, वर्षा, नमी, वायु वेग, वायुमंडल तथा वायुदाब का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जलवायु के अंतर्गत। ठीक, अब अगला है समुद्र भूगोल। ठीक, अच्छा, अब समुद्र भूगोल के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत महासागरीय जल के तापमान, खारापन, जल राशियों की गतिविधियाँ, महासागरीय तली का स्वरूप आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? भूगोल, समुद्र भूगोल के। समुद्र भूगोल के अंतर्गत महासागरीय जल के तापमान, मतलब जल का तापमान कितना होता है, जल का तापमान कितना होता है। ठीक, महासागर का जल जैसे खारा क्यों होता है। ठीक, झीलों का जल खारा और मीठा क्यों होता है। अब जल राशियों की गतिविधियाँ जो है, और महासागरीय तली मतलब कि उसके तल और उसके उच्चावच आदि के बारे में, इस सब का अध्ययन समुद्र भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। अगला है जैव भूगोल। अब जैव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत वनस्पति भूगोल एवं जंतु भूगोल का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह उपशाखा जीव विज्ञान से निकट संबंध है। इसका जैव भूगोल का जीव विज्ञान के निकट संबंध है। इसके अंतर्गत जैसे अब जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो उसी तरह से इसके अंतर्गत भी जंतु भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक, और जीव भूगोल में एक होता है वनस्पति भूगोल, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें वनस्पतियों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब जैव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अगला है मृदा भूगोल। अब मृदा भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत मृदा या मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों तथा उनका वितरण मृदा भूगोल में किया जाता है। अब विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, अभी देखा जाए तो मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया। ठीक, 8 भागों में बांटा गया भारत में। ठीक, उसका वितरण पूछा जाए तो वितरण कहाँ तक है जो है, इस सब के बारे में, कौन कौन से मिट्टी कौन कौन से भाग में पाई जाती है। ठीक, इस सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मृदा भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अगला है नृवंश भूगोल। अब नृवंश भूगोल के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? देखिए, मानव समूह के विकास, उनके शरीर की विविध रचना, रंग एवं उनके भूतल पर विस्तार स्वरूप आदि का प्रजातियों में विभाजन एवं वर्णन इसके अंतर्गत आता है। ठीक, सब किसके अंतर्गत आता है? नृवंश भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक, अब अगला है
पारिस्थितिकी भूगोल। अब पारिस्थितिकी भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। यह भूगोल की नवीनतम शाखा है, ये एक नवीन शाखा है भूगोल। कौन? पारिस्थितिकी भूगोल। इसका सर्वप्रथम विकास जीव विज्ञान में हुआ। इसका सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? तो इसका सर्व विकास जीव विज्ञान में हुआ था। वर्तमान में पर्यावरण के बदलते स्वरूप, जीवन की विकास की आदर्श दशाएं, अनुकूल अवस्था की स्थिति एवं पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ये सब किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंदर, जैसे खाद्य जाल, ठीक, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, इसे फूड चेन भी बोलते हैं। इस सब का अध्ययनगत ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक, अगला क्या है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अब इतना तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ तक इसमें था। ठीक, अब है अगला मानव भूगोल की उपशाखाएं। अब मानव भूगोल की, अभी तक तो भौतिक भूगोल की उपशाखाएं चल रही थी, अब आएंगी मानव भूगोल की उपशाखाएं। अब मानव भूगोल की उपशाखाएं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला है सांस्कृतिक भूगोल। ठीक, अच्छा, ये जो 1-2 का मैं प्रयोग किया हूँ, ये 1-2 का, इसका प्रयोग अब नहीं कोई करता है। पहले हम लोगों के जब पढ़ते थे प्राइमरी में, तो इसी का उपयोग किया जाता था। ठीक, आज मेरे मूड में ही आया, मैं इसको ले लिया। ठीक, आइए देखते हैं सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत मानव की सांस्कृतिक प्रतिरूपों, धार्मिक क्रियाओं, भाषाओं, रीति रिवाजों आदि का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल के मतलब ये उसके कल्चरल से संबंधित है, जैसे उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका जो है कि कल्चर क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है, इस सब के बारे में अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अगला है राजनीतिक भूगोल। ठीक, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत चल रहा है। तो अगला है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं, राष्ट्रों के संसाधनों और विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। जैसे हम लोग जो राजनीतिक मैप लेते हैं, राजनीतिक मैप जो हम लोग लेते हैं, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है फिजिकल। तो जो पॉलिटिकल होता है वही होता है राजनीतिक। ठीक, उसमें हमको देश की सीमा दिखाई जाती है। ठीक, राष्ट्रों के संसाधन के बारे में बात की जाती है, राष्ट्रों के आपसी संबंध के बारे में बात किया जाता है। जैसे होता है कि जो ज़मीनी विवाद होते हैं, ज़मीनी विवाद, ये सब पॉलिटिकल के अंतर्गत ही तो दिखाए जाते हैं। ठीक, इसलिए इसके अंतर्गत राजनीति भूगोल के अंतर्गत इस सब का अध्ययन किया जाता है। अगला है आर्थिक भूगोल। ठीक, आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, आइए देखते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग के स्थानीयकरण का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन का बात किया जाता है, उपभोग के स्थानीयकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये सब किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल के। अच्छा, अब आर्थिक भूगोल की भी उपशाखाएं हैं। आर्थिक भूगोल की भी उपशाखाएं हैं। अब इसकी कौन कौन सी उपशाखाएं हैं,
आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसकी कौन कौन सी उपशाखाएं हैं। पहला है कृषि भूगोल, दूसरा है वाणिज्य भूगोल, तीसरा है संसाधन भूगोल, चौथा है परिवहन भूगोल, पांचवा है औद्योगिक भूगोल। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक। कृषि भूगोल में कृषि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक। वाणिज्य भूगोल में जो है इसमें ज़्यादातर व्यापारिक कृषि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक। संसाधन भूगोल, इसमें संसाधन के बारे में बात किया जाता है। ठीक। संसाधन। अगला है परिवहन। परिवहन के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब परिवहन में चाहे सड़क परिवहन हो या वायु परिवहन हो या जल परिवहन हो। औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत बड़े बड़े इंडस्ट्री जो आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक। जिससे औद्योगिक विकास हो। ये सब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अगला है जनसंख्या भूगोल। ठीक। अब जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत क्या आता है? पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, उसका स्थानांतरण, मानव संसाधनों संबंधी आवास की समस्या, जनसंख्या समस्या आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। ठीक। अगला है ऐतिहासिक भूगोल। अब ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत प्राचीन देशों का भूगोल, उनकी अर्थव्यवस्था परिवर्तन, देशों के विकास अथवा उजड़ने की अवस्था, उनके आर्थिक विकास की अवस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। ये ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें प्राचीन देशों का भूगोल, उनकी अर्थव्यवस्था परिवर्तन, मतलब जो प्राचीन देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ, देश के विकास, उस देश का विकास कैसे हुआ, अथवा उजड़ने की अवस्था, मतलब कि नष्ट देश का जो है कि पतन कैसे हुआ। ठीक। इसके बारे में उनकी आर्थिक विकास, मतलब पहले वो कितनी गरीबी से जूझ रहे थे। ठीक। और आज उनके पास जो है कि बहुत अच्छी आमदनी हो गई है और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, उनका विकास अच्छे से हो गया है। इस सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक। अगला है प्रादेशिक भूगोल। ठीक। 6 नंबर पे है प्रादेशिक भूगोल। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। ठीक। अब प्रादेशिक अध्ययन कैसे किया जाता है? जैसे किसी भी प्रदेश का अगर अध्ययन करना हुआ तो आप किसके अंतर्गत करेंगे? वो सब प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किए जाएंगे। कोई भी प्रदेश है उसके जो है कि किन किन देशों से सीमा लगती है, उसका क्षेत्र कितना है, जो है ये सब सारी जो प्रदेश के बारे में अध्ययन किया जाता है वो प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अगला है आवासीय भूगोल। ठीक। अब आवासीय भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बनाता है, वह किस प्रकार के आवास बनाता है
नगरों में निवास करता है अथवा ग्रामों में निवास करता है, इस सब का अध्ययन आवासीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, जैसे उसको घर बनाना, ठीक, उसको घर बनाना, उसमें कैसे रहना है, किस हिसाब से उसमें सारी अपनी व्यवस्थाएं करेगा, ये सब आवासीय भूगोल के अंतर्गत आता है। अब आवासीय भूगोल की भी दो उपशाखाएं हैं। कौन कौन सी दो उपशाखाएं हैं? एक तो है ग्रामीण भूगोल, दूसरा है नगरीय भूगोल। ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत क्या आता है? तो ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत जो ग्राम क्षेत्र में लोग रहते हैं, ग्राम क्षेत्र बोले तो गांव, जो गांव में लोग निवास करते हैं, उनके बारे में जो कुछ सारी अध्ययन किया जाता है वो सब ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नगरीय भूगोल के अंतर्गत जो लोग नगर यानी शहर में जो लोग निवास करते हैं, उनके बारे में जो कुछ सारी होती है जानकारियाँ, वो सब का अध्ययन नगरीय भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो ये थी आज की हमारी भूगोल की शाखाएं। जितनी शाखाएं थी आज सब उसके बारे में चर्चा करती गया कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इस सब के बारे में आज विस्तृत वर्णन किया गया। ठीक, आगे है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए, जो ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम फिर बताएंगे अगली वीडियो में आपको जो। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, बस आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए नमस्कार।